नमस्कार दोस्तों आज हम सब जो है कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट जो कि 2024-25 है उसको देखेंगे, जिसको केंद्रीय बजट या आम बजट कहा जाता है। दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई थी, इसके पहले एक बजट आया था जो कि अंतरिम बजट के नाम से था। हर बार जब नए लोकसभा का चुनाव होने वाला रहता है जिस वर्ष, उस वर्ष जो है कि 2 बार बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक होता है चुनाव के पहले का बजट, जो कुछ समय तक के जो है कि देश के खर्चे को चलाने के लिए होता है, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और उसके बाद फुल बजट आता है लोकसभा चुनाव के बाद, जब नई सरकार का गठन हो जाता है तब। तो इस बार जब 18वीं लोकसभा के बाद पुनः से जो है कि एनडीए गवर्नमेंट की सरकार आई है, तो उसने अपना जो है कि केंद्रीय बजट पेश किया है, अपना आम बजट पेश किया है, जो कि 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट जो है कि प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार, अनुमानित व्यय, मतलब जो हमारा बजट है उसका साइज कितना है, उस वो अनुमानतः मतलब हमारी जो सरकार है वो पूरे वित्त वर्ष में कितना व्यय करने का योजना बनाई है, वो है 48,20,552 करोड़ रुपए। तो साथियों, ये जो है कि ये डेटा आपको याद रखना है। व्यय का अनुमान कितना है? 48,20,552 रुपये। और वर्ष 2024-25 के लिए जो कुल प्राप्तियां हैं वो भी इतना ही है। कितना? कुल प्राप्तियां भी जो है कि 48,20,512 करोड़ रुपए है। तो व्यय, जितना व्यय करती है सरकार उतना ही जो है कि प्राप्त करने की योजना बनाती है। तो व्यय से प्राप्ति को जो है कि बैलेंस करती है अपने बजट में सरकार। अब आगे देखते हैं। देखिए, कुल प्राप्तियों में से ऋण को निकाल कर जो कुल प्राप्तियां सरकार करेगी, उनमें से कुछ है सरकार जो है कि खर्च ज़्यादा कर देती है लेकिन प्राप्त कम कर पाती है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है। तो कुल ऋण को निकाल करके जो प्राप्तियां होंगी वो होंगी 32,07,200। मतलब सरकार कितना ऋण लेगी? जैसे 48 लाख में से 32,07,000 अगर निकाल दिया जाएगा तो जितना बचेगा उतना सरकार जो है कि ऋण लेकर के उस व्यय को कंप्लीट करेगी। तो इसी प्रथा को या इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? घाटे का बजट। तो भारत सरकार जो है कि 2024-25 के लिए ऋण को निकाल करके जो कुल प्राप्तियों का अनुमान बनाया है वो कितना है? 32,07,200 करोड़ रुपए। अब आगे देखते हैं। देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की कर प्राप्तियां, केंद्र को निवल, जो केंद्र सरकार को जो कर से प्राप्तियां होंगी वो कितना होंगी? वो 25,83,499 करोड़ रुपए अनुमानित है। मतलब भारत सरकार इतना जो है कि टैक्स से प्राप्त करेगा। इस 32,07,200 में से भारत सरकार टैक्स से कितना प्राप्त करेगा? विभिन्न करों से, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वह जो है कि कॉर्पोरेट टैक्स हो, सभी प्रकार के टैक्सों से मिला करके भारत सरकार जो इस साल पूरे वर्ष भर में कलेक्ट करेगा पैसा, वो कितना कलेक्ट करेगा? 25,83,499 करोड़ रुपए। यह अनुमानित है। अब ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना होगा इस बार? 37.16%। भारत सरकार हर साल जो ब्याज का भुगतान करता है, जो उधारी ले लेता है, उसका जो है कि राजस्व प्राप्तियों का कितना जो है कि भारत सरकार ब्याज भुगतान करेगा? राजस्व प्राप्तियों का वो करेगा 37.16%। तो ये पूछा जाता है कि भारत सरकार किस बजट, इस वित्तीय वर्ष के लिए जो है कि ब्याज भुगतान कितना करेगा राजस्व प्राप्तियों पर? तो इस बार जो करेगा वो करेगा 37.16%। तो हमको आपको याद रखना है। आप देखते हैं। देखिए, 4 मुख्य जातियों या समूहों पर ध्यान। इस बजट में जो है कि भारत सरकार ने 4 मुख्य जातियों या वर्गों पर ध्यान दिया है। उनमें से जो पहला वर्ग है वो है फार्मर्स, दूसरा है पुअर्स मतलब देश के गरीबों पर, तीसरा है यूथ और चौथा है वीमेंस। तो इन 4 क्षेत्रों पर भारत सरकार ने, इन 4 समूहों पर इस बजट के माध्यम से भारत सरकार विशेष जो है कि फोकस किया है। देखिए, अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है कि विस्तारित कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन दिया जाता है फ्री में पर यूनिट, उसको जो है कि अगले 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन कर दिया गया है। और 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को जो है कि 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। यहाँ पे 80 करोड़ रुपए नहीं होना चाहिए था, केवल 80 करोड़ लोगों को जो है कि लाभार्थी बनाया गया है, ये होना चाहिए था। इसके तहत जो है कि 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। बजट को मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई तथा मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है।
इस बार का जो बजट है वो इन्हीं 4 लोगों पर ज़्यादा केंद्रित है, रोजगार पर और कौशल प्रशिक्षण पर और एमएसएमई पर, मतलब मध्यम वर्ग पर जो है कि विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। और इस संदर्भ में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों के पैकेज की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों के पैकेज की घोषणा की गई है। अभी इन 5 योजनाओं के बारे में जो है कि बताया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। ये जो 5 पहल प्रधानमंत्री ने घोषणा की है इस बजट के माध्यम से, जिनमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और जो है कि एमएसएमई और इसके अलावा जो है कि मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है इन 5 योजनाओं के द्वारा। तो इनमें जो है कि इन योजनाओं के द्वारा 4.1 करोड़ युवाओं को जो है कि लाभ होने का अनुमान है इससे, जिसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए है। इसके लिए जो है कि 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए इस बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं बजट का मुख्य विषय। तो वही जो 4 विषय है जिनके लिए सरकार ने जो है कि कितना 4.1 करोड़ रुपए 4.1 करोड़ लोगों को जिससे लाभ होगा और जिसका खर्च आएगा 2 लाख करोड़। तो वो 4 मुख्य विषय क्या हैं? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। देखिए, बजट की प्राथमिकताएं। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करते हुए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। ये 9 प्राथमिकताएं कौन है? तो हमसे आपसे पूछा जाएगा कि इस बजट में कितनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है। 9, 10, 11, 12 ऐसे करके विकल्प बना देगा तो वो 9। अगर और भी पूछेगा तो इनमें से कौन नहीं है जो बजट में जो है कि 9 प्राथमिकताओं के अंतर्गत समाहित है, तो ये 9 प्राथमिकताएं हमको आपको याद रखना है। जिनमें से पहली प्राथमिकता है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, और दूसरा प्राथमिकता है कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरी प्राथमिकता है कि समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय। चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण और सेवाएं। और 5वीं प्राथमिकता है शहरी विकास। 6ठी प्राथमिकता है ऊर्जा सुरक्षा। 7वीं प्राथमिकता है अवसंरचना और 8वीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान तथा विकास। 9वीं प्राथमिकता है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अब देखते हैं पहली प्राथमिकता के बारे में क्या जिक्र किया गया है। देखिए, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को बढ़ावा देने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। झींगा ब्रूड स्टॉक्स हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरी प्राथमिकता जो है वह है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। देखिए, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन हेतु 3 योजनाएं जो है कि लागू की जाएंगी। ये 3 योजनाएं अभी आगे बताया जाएगा। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगी। ये 3 प्राथमिकताएं कौन है साथियों? ये 3 योजनाएं, उनमें से पहला है योजना का पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले। देखिए, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के 1 माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्तों में किया जाएगा। अधिकतम 15,000 रुपये होगा। मतलब 1 माह में जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा 3 किस्तों में, वो अधिकतम कितना होगा? 15,000 रुपये होगा। और इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा जो होगी वह 1 लाख रुपये का मासिक वेतन होगा। इससे 210 लाख युवाओं को जो है कि लाभ प्राप्त होने की आशा है। अब दूसरी योजना क्या है? विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। देखिए, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध है यह भी, और प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर होना चाहिए। देखिए, विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन जो है कि मिलेगा। और पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है इससे। और योजना ग क्या है? मतलब तीसरी योजना की नियोक्ताओं को सहायता। देखिए, इसके तहत क्या है कि 1 लाख रुपये प्रति माह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा कि सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान हेतु उन्हें 2 वर्षों
तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे 50 लाख नौकरियों का सृजन होने की जो है कि आशा है। अब आगे देखते हैं। देखिए, सरकार संवर्धित निधि गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष जो है कि 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। ये जो मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित किया जाए कि इससे प्रतिवर्ष जो है कि 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। और घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है बजट में। और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज छूट हेतु ई वाउचर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम पैकेज चौथी योजना जो है उसके तहत जो है कि क्या प्रावधान किया गया है कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और परिणामतः इसका क्या परिणाम होगा कि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। अब आगे है कि समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को लेकर के कौन सी योजना है। तो इसके तहत जो है कि पूर्वोदय एक योजना चलाई गई है। इसमें क्या होगा कि पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास, भारत देश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो विकास से वंचित ना रह जाए, इसके लिए जो है कि पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास तथा पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों हो तो पूर्वोदय योजना। तो हमसे आपसे पूछा जाएगा पूर्वोदय योजना जो है कि किससे संबंधित है। ये तो ये भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो असम वगैरह राज्य पड़ते हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब इनके विकास के लिए। इसमें जो है कि देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। सॉरी, वो तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएंगे। देखिए इसके तहत जो कि पूर्वोदय भारत में कौन कौन से राज्य के विकास की बात की गई है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पूर्वोदय योजना में शामिल है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो बिहार शामिल है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और इनके अलावा और कोई विकल्प में देगा तो वो नहीं होगा। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया जो कि बिहार में एक औद्योगिक केंद्र का विकास, मतलब गया में एक औद्योगिक केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है इस बजट में प्रावधान। अब देखिए बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़क मार्गों का विकास किया जाएगा। तो बिहार स्पेशल के बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि बिहार में 2600 करोड़ रुपए की लागत से जो है कि किसका विकास किया जाएगा, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़क संपर्कों को जो है कि का विकास किया जाएगा। तथा 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाएगा बिहार में ही। और पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। अब देखते हैं, देखिए विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किया गया बजट में। देखिए विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, यह योजना संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना, मतलब इसमें कोई तीसरे गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की जाएगी। अब देखिए प्रत्येक आवेदन को, इसके तहत जो आवेदन करेगा तो प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर देने हेतु एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। अब आगे है कि एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारित मॉडल। तो एमएसएमई को ऋण के लिए जो नया निर्धारित मॉडल है उसमें निर्धारित मॉडल है। और मुद्रा ऋण जो है, देखो मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। और खाद्य अविकिरणन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयाँ जो है कि स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही 100 खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों कि खाद्य अविकिरणन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और इसके अलावा 100 खाद्य गुणवत्ता
तथा सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है कि स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में है। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हब्स स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है कि संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं आगे साथियों कि 2024-25 के बजट में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, पहला है आगे है कि राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्से साझेदारी से 100 शहरों में संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। तो 100 शहरों में जो कि संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा 100 शहरों में। इसके अलावा जो है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और उनके ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी स्थापना किया जाएगा। और इंटर्नशिप अवसर में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, इंटर्नशिप का जो मौका दिया जाएगा, बजट में बोला गया था विधिवत, तो उसमें क्या है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में, तो ये आपको ये भी याद रखना है कितनी कंपनियों के में जो है कि इंटर्नशिप देने की बात की गई है, 500 कंपनियों में। और कितने लोगों को के लिए, 1 करोड़ युवाओं के लिए, कितने वर्ष में, 5 वर्ष की अवधि में इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत क्या क्या प्रावधान है कि CSR निधियों के माध्यम से, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर कंपनी को अपनी पूरी करनी होती है, इसके अपने निधि के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपये भत्ता और 6,000 रुपये एक कालिक सहायता, मतलब एक बार में 6,000 और फिर उसके बाद हर महीने जो है कि 5-5 हज़ार रुपये इंटर्नशिप करने वाले लोगों को दिया जाएगा। कंपनियों से जो है कि प्रशिक्षण लागत तथा इंटर्नशिप लागत का 10% अपनी CSR निधि से वहन करने की अपेक्षा है। मतलब कंपनी जो है कि प्रशिक्षण लागत जो आएगा और तथा इंटर्नशिप कराने का जो लागत आएगा उसका 10% जो है कि कंपनी अपने CSR निधि से उसका खर्चा करेगी। शहरी विकास के बारे में क्या प्रावधान किया गया इस बजट में कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विकास केंद्रों के रूप में जो है कि शहरों को विकसित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है कि भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना करेगा और भारत लघु मॉडल रिएक्टर का अनुसंधान और विकास करेगा और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, मतलब ऐसी ऊर्जा के वे संसाधन वो उपयोग करेंगे जिससे पॉल्यूशन ना होता हो। और पीतल तथा सिरामिक सहित 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों तक जो है कि दोहराया जाएगा। अब आगे देखते हैं साथियों, AUSC ताप विद्युत संयंत्र, AUSC ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और BHEL मतलब भेल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के जो है कि वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। कौन? AUSC ताप विद्युत संयंत्र, AUSC ताप विद्युत संयंत्र जो है कि NTPC और भेल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। अब देखते हैं अवसंरचना के बारे में क्या प्रावधान है। देखिए, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा और अवसंरचना के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो कि GDP का 3.4% होगा, इसके लिए जो है कि अवसंरचना के ऊपर खर्च करने का प्रावधान इतना किया गया है। अब आगे देखते हैं कि देखिए, संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है कि 4था चरण शुरू किया जाएगा और इसके तहत जो है कि 25,000 ग्रामीण बसावटों को कवर किया जाएगा। आगे है साथियों कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का जो है कि विकास करने का बात किया गया है। अब देखते हैं कि नवाचार, अनुसंधान और विकास
जो 9 प्राथमिकताएं थी उनमें से ये 8वीं प्राथमिकता है। इसके तहत क्या क्या प्रावधान करने का विचार किया गया है, तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि, क्या अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की जाएगी। तो अनुसंधान के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है कि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड शुरू करने का बात किया गया है। और 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पुल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने का व्यवस्था किया जाएगा। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो है कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आगे देखते हैं। देखिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। अब अगली पीढ़ी में सुधार के लिए क्या क्या बातें की गई हैं बजट में। जो 9वीं प्राथमिकता है और आखिरी प्राथमिकता है, देखिए ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य इसके तहत हैं। अब देखते हैं क्या होगा कि सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार का प्रावधान किया जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कर प्रस्ताव के बारे में क्या क्या है। आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी और धर्मार्थ संस्थाएं एवं TDS का सरलीकरण होगा और मुकदमेबाजी और अपील पर प्रावधान किया जाएगा और कर आधार में वृद्धि करने की बात की गई है। अब देखते हैं क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव, किफ़ायती दवाइयाँ, क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रावधान। देखिए, व्यापार में आसानी शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अब सीमा शुल्क में परिवर्तन करने की बात की गई है कस्टम ड्यूटी में। तो देखिए, किफ़ायती दवाइयों जो कि कैंसर की 3 दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाएगी अब। और मोबाइल उद्योग में क्या प्रावधान है कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCBA और चार्जर पर BCD घटाकर 15% किया जाएगा। और घरेलू मूल्य संवर्धन के बारे में क्या है कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम आदि पर 6.4% किया जाएगा। और समुद्री निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की बात कही गई, तो उसके तहत झींगा और फिश फीड पर BCD घटाकर 5% किया जाएगा। और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता, तो सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी जाएगी। और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट होगी। अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के बारे में क्या कह दिया है। देखिए, अनुपालन का बोझ कम करने और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए जो है कि पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। अब इसके तहत क्या किया गया है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर, जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं उनमें जो शॉर्ट टाइम का जो गेंस मिलता है उनमें 20% कर लगेगा। और जो लॉन्ग टर्म गेंस मिलता है उस पर जो है कि 12% का टैक्स लगेगा। और वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की जो छूट सीमा है उसको बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। अब आगे देखते हैं साथियों। अब आगे देखते हैं। देखिए, निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स जो है कि समाप्त किया जाएगा। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो है कि सभी वर्ग के इन्वेस्टर्स पर जो है कि एंजल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। और विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करने की बात की गई है। और विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट का जो टैक्स होता था अब तक 40%, वो घटा करके 35% कर दिया गया ताकि भारत में अधिक से अधिक निवेश बढ़ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि विदेशी कंपनियों मतलब फॉरेन जो कंपनीज हुआ करती थी वो उन पर जो भारत सरकार में अगर वो सेवा दे रही हैं तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता था जो कि 40% हुआ करता था, वो घटा करके इस बजट में कितना कर दिया गया है 35%।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना हमको आपको। देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन इस बजट में कितना किया गया, तो मनरेगा का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस बार मनरेगा के लिए जो है कि बजट में आवंटन किया गया है 86,000 करोड़ रुपए का, और अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का किया गया। ये याद नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए भी याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। औषध उद्योग, सेमी कंडक्टर का जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर जो है कि कोविड के बाद बहुत चर्चा में रहता है। सेमी कंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903, जो कि गुजरात में सेमी कंडक्टर की एक इकाई भी लगने वाली है, तो उसके लिए जो है कि सेमी कंडक्टर के निर्माण के लिए भारत में 6,903 रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। सोलर सेल या सौर ऊर्जा ग्रिड पर जो है ये 10,000 करोड़ रुपए का, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG पर वो है 1,500 करोड़ रुपए का है प्रावधान किया गया है। और IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन जो है यह 3,849 करोड़ रुपए है। अब देखिए वित्त मंत्री की उपलब्धियां। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है कि 23 जुलाई 2024 को संसद में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया, और इनके द्वारा प्रस्तुत बजट लगातार 7वां बजट, जो कि 6 पूर्ण बजट है और एक अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया है। और इससे पूर्व जो है कि CD देशमुख एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत किया, वे भी जो है कि 6 पूर्ण बजट पेश किए हैं और एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किए हैं। हालांकि CD देशमुख द्वारा लगातार प्रस्तुत 7 बजटों में से प्रारंभ के 2 बजट जो है वो पहली लोकसभा के गठन के पहले, मतलब जो अंतरिम सरकार थी तो उस समय के थे। सॉरी, अंतरिम सरकार नहीं उसे कहेंगे, वो 1952 के पहले 1947 से लेकर के जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब तक की जो सरकार थी उसमें थे वो। जबकि शेष 5 बजट उन्होंने जो है कि पहली लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार प्रथम लोकसभा के गठन के बाद लगातार 7 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के नाम दर्ज हो गया है। अब देखिए साथियों, केंद्रीय बजट 2024-25 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में देखते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत जो किया गया है, ये सरकार का कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का व्यय और इतनी ही राशि प्राप्त करने का प्रावधान है इसमें। और कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपये भारत सरकार प्राप्त करेगा तो उस 100 रुपये का जो है कि 64 देखिए हमने नीचे लिखा है, उसका जो है कि कुल प्राप्ति का 64.91% राजस्व से प्राप्ति करेगा, राजस्व प्राप्तियाँ होगी। और जो 35.09% है ये पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी। तो जब भी पूछेगा तो परसेंटेज में पूछेगा, पैसे में नहीं पूछेगा, वैसे इन्होंने दिया है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, देखिए कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में से 64.91% जो है का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का होगा, और 35.09% हिस्सा जो है ये पूंजीगत प्राप्तियों का होगा। इसी तरह से व्यय में है, व्यय में जो है कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि कुल व्यय का जो है कि 76.95% राजस्वगत व्यय होगा और 23.05% जो है कि यह पूंजीगत व्यय होगा। तो यही इन्होंने दिया कि कुल व्यय में से 76.95% जो है वो राजस्व खाते पर व्यय होगा, और जबकि 23.05% पूंजीगत खाते पर व्यय होगा। और रुपए में साथियों कभी नहीं पूछा जाएगा, वरना डेटा बहुत कठिन हो जाएगा, इतने अंक कौन याद रखेगा, वो भी जानते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा जो है, ये 4 प्रकार के घाटे से सवाल आता है कि कौन सा घाटा कितना है इस बजट में अनुमानित किया गया है। तो साथियों आप जान जाइए राजकोषीय घाटा जो है वह GDP का 4.9% है, और इन्होंने रुपए में दिया, तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। और हम देख लेते हैं राजस्व घाटा जो है वह GDP का 1.8% रहने का अनुमान इन्होंने रखा है, और प्रभावी राजस्व घाटा जो है वह GDP का 0.6% होने का अनुमानित इन्होंने किया है, और प्राथमिक घाटा जो है वह GDP का मात्र 1.4% रहने का प्रावधान इन्होंने किया है। तो ये चारों जो है कि घाटे हमको आपको याद रखने हैं। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना इन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया है इस बजट में कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, 4.9% GDP का। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है GDP का 1.8%, और जो इफेक्टिव डिफिसिट है प्रभावी राजस्व घाटा वो है साथियों 0.6%, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 1.4%। इतना रहेगा। तो ये चारों घाटे हमको आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है कि हमारे पूरे बजट अनुमान में कर से जो प्राप्तियाँ होगी उसमें कौन से कर से कितना प्राप्ति होगी इसका इन्होंने जो है कि बनाया है शेड्यूल। तो देखिए हमारे जो पूरे बजट में जितना पैसा इकट्ठा होगा, प्राप्ति होगी, उसका जो है कि सकल कर राजस्व का 38.40% जो है कि
सॉरी 38.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो किससे प्राप्त होगा, वो कर से प्राप्त होगा। जितना पूंजी इन्होंने जितना ये प्राप्त करेंगे पूरा टैक्स प्राप्तियां करेंगे बजट में, जैसे बजट व्यय और प्राप्ति दो का ही विवरण तो होता है, जो प्राप्ति ये करेंगे पूरा, मान लीजिए कि वो यहाँ पे देखिए दिया है प्राप्तियां कितना करेंगे, प्राप्तियां भी होंगी 48.21 लाख करोड़। देखिए इतना ही व्यय हम आपको दिखा रहे हैं पेन चला के, देखिए सरकार द्वारा 48.21 लाख करोड़ रुपए का व्यय और इतनी ही राशि प्राप्ति की जाएगी। तो मतलब 48.21 लाख करोड़ भारत सरकार जो प्राप्ति करेगा। अब देखिए 48 हाँ कितना है 48.21 लाख करोड़ रुपए जो भारत सरकार प्राप्ति करेगा, उसका जो है कि 38 उसमें से 38.40 लाख करोड़ भारत सरकार कहाँ से प्राप्त करेगा, टैक्स लगा करके प्राप्त करेगा। अब इन टैक्स में से और जो कि सकल जीडीपी का, जो पूरे जीडीपी का कितना होगा साथियों, वो पूरे जीडीपी का मतलब ये चीज़ पूरे जीडीपी का होगा 11 जो है कि 8%, 11.8% भारत सरकार जो है कि पूरे जीडीपी का टैक्स से प्राप्त करेगा। अब आगे है कि देखिए सकल कर राजस्व जो प्राप्ति होगी वो जीडीपी का 11.8% होगी, और इसमें जो है कि इस कर में से जो 11.8% है, इसमें से 6.8% साथियों वो डायरेक्ट टैक्स से प्राप्ति होगी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स से होगी वो होगी 5% की प्राप्ति। अब अगर इसे रुपए में देखें तो ये 38.40 लाख करोड़ रुपया जो है भारत सरकार को कर से प्राप्त होगा यह राजस्व। तो इसका जो है कि 57 देखिए प्रत्यक्ष कर 57.47% जो है कि प्रत्यक्ष कर से होगा। इस 38.40 लाख करोड़ का जितना भी होगा 57% जितना भी होगा वो किससे प्राप्त होगा, वह डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होगा। और इस 38.40 लाख करोड़ का जो 42.53 रुपया होगा, 42.53% रुपया होगा, वह किससे प्राप्त होगा, वह अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 38.40 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार जो है वह टैक्स के द्वारा प्राप्त करेगा, और उस टैक्स में से 38.40 लाख करोड़ में से 57.47% जो है वह प्रत्यक्ष कर से प्राप्त करेगा, और बचा हुआ 42.53% जो है वह अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त करेगा। मतलब प्रत्यक्ष कर से ज़्यादा प्राप्ति होगी। अब देखिए शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से हैं भारत के, शीर्ष 3 कर राजस्व वह हैं, सबसे बड़ा है आयकर। आयकर से देखिए 11.87 लाख करोड़ रुपए प्राप्ति होगी, और जो है कि वस्तु एवं सेवा कर से जो प्राप्ति होगी जीएसटी से वो प्राप्ति होगी 10.62 लाख करोड़ रुपए का, और कॉर्पोरेट टैक्स से जो प्राप्ति होगी वो होगी 10.20 लाख करोड़। तो इसी तरह से ये 38.40 लाख करोड़ रुपए जो है कि कंप्लीट किया जाएगा। देखिए 11 तो यही हो गया, 11 ये हो गया, और 10 ये हो गया, और 10 ये, तो 10 10 20 और 20 10 30 1 31 तो ये हो गया। अगर दशमलव का मिला लेंगे तो सब तो मिला करके लगभग 2.5 और बढ़ जाएगा, 2 ये पड़ जाएगा। मान लीजिए कि 33 करोड़, बाकी 5 करोड़ जो है कि अन्य टैक्सों से प्राप्त होगा। तो ये रहा जो है कि किस कर से कितनी प्राप्ति होगी और जीडीपी का कितना % वह होगा, इसका डेटा रहा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, अब आयकर में देखिए आयकर का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो कितना, क्या इन्होंने बनाया है इस बार के लिए, और अभी जो चल रहा है फिलहाल, अब तो वो वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन जब बजट पारित हुआ था तो उस समय वो कंटिन्यू था, क्योंकि फरवरी में बजट पेश हो गया था। और जबकि देखिए इस बार तो अंतरिम बजट वो था, जबकि पूर्ण बजट जो है कि वो जुलाई में पेश हुआ ना, 23 जुलाई को। तो उस समय उन्होंने जो है कि इनकम टैक्स का नया टैक्स स्लैब जो प्रस्तुत किया है बजट में, वो है कि देखिए प्रस्तावित आय स्लैब, कौन सा जो प्रस्ताव किया गया और जो वर्तमान में आय स्लैब चल रहा है, दोनों दिखाए इन्होंने। चल रहा है वो पिछली बार का था। हम देखेंगे प्रस्तावित, जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा, आयकर की जो दर होगी वो क्या होगी, किस आयकर के प्राप्तकर्ता लोगों को कितना देना होगा।
किस आय वाले लोगों को कितना जो है कि कर देना होगा। देखिए 3 लाख रुपए तक जिनका है वार्षिक आय, वो कर के दर से जो है कि बाहर है, मतलब उनके ऊपर कर जो लगेगा वो शून्य लगेगा। और 3,01,000 से लेकर के 7 लाख रुपए तक की जो आय वाले होंगे उन पर 5% लगेगा टैक्स। और 7,01,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक जिनका आय स्रोत है, जिनका जो है कि वार्षिक आय है, उन पर लगेगा 10% टैक्स। और 10,01,000 से लेकर के 12 लाख रुपए तक जिनका वार्षिक आय है उन पर जो है कि 15% का कर लगेगा। और 12,01,000 से 15 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय है उन पर लगेगा 20% का कर। और 15 लाख रुपए से अधिक जितना भी होगा, चाहे जितना हो, उस पर जो है कि 30% कर लगेगा। अब देखिए मानक कटौती देख लेते हैं। वेतन भोगियों तथा पेंशन भोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 75,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। तो यह मानक कटौती हमको आपको याद रखना है कि इस बजट में बढ़ाकर 50,000 रुपये से कितना कर दिया गया, 75,000 रुपये। पारिवारिक पेंशन कटौती जो है यह भी इसको 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। और नई पेंशन योजना में जो गैर सरकारी नियोक्ता का अंशदान है वह कर्मचारियों के 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 14% किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। और प्रत्यक्ष कर विवाद विश्वास योजना 2024 जो है, इसमें इसके तहत जो है कि कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। यह कर राशि पर विवादित ब्याज या जुर्माने के भुगतान में उदारता प्रदान करती है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन बजट अनुमान 2024-25 करोड़ रुपए में। देखिए किस योजना के लिए जो है कि कितना आवंटन किया गया है इस बजट में। पीएम पोषण योजना के लिए साथियों 12,467 करोड़ रुपए का जो है कि आवंटन किया गया है। और जल जीवन मिशन के लिए 70,163 का। तो पीएम पोषण और जल जीवन मिशन ये हमको आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी याद रख लीजिए, इसके तहत जो कि 54,500 करोड़ रुपए का अनुमान का बजट एलोकेट किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का। और पीएम किसान के लिए जो है कि 60,000 करोड़ का। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी राशि है पीएम किसान, और ये योजना काफ़ी चर्चा में रहती है, तो इसका याद रखिएगा 60,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके लिए 30,171 करोड़ रुपए। और आगे है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त में राशन दिया जाता है, उसके तहत जो है कि कितना 2,05,250 करोड़ रुपए जो है कि इस पर खर्च आएंगे इस बजट में, इतना जो है कि एलोकेट किया गया है। और इसके बाद है साथियों कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 84,671 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय जल जीवन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए। ये तो ऊपर भी दिया था, देखिए 70,163 यहाँ भी दिया है, 70,163 वही जल जीवन मिशन 2 बार कर दिया है। अब देखते हैं आप देखिए समग्र शिक्षा पर जो इस बजट में व्यय करने के लिए पैसा दिया गया है, प्रावधान किया गया है, वो है 37,500 करोड़ रुपए का। और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना पर जो है वह 21,200 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जो है कि 15,047 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14,600 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए जो है कि इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। अब देख लेते हैं साथियों सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी बड़ा चर्चा में रहती है, बजट में सब्सिडी किस पर कितना दी गई। देखिए बजट अनुमान करोड़ रुपए में अगर हम देखेंगे तो 42,84,000 देखिए 4,28,422.67 करोड़ रुपए का जो है कि इस बजट में सब्सिडी देने की बात की गई है। कितना खर्च आएगा सब्सिडी का, 4,28,422.67 करोड़ रुपया जो है कि भारत सरकार 2024-25 के बजट में सब्सिडी पर खर्च करने का प्रावधान किया है। अब खाद्य सब्सिडी में देख लेते हैं, इसमें इस पूरे पैसे में जो है कि केवल फूड सब्सिडी पर कितना भारत सरकार खर्चा करेगी,
तो ये पैसे हमको याद नहीं रखना इतना करोड़ रुपए। ये जो इसका अगर ये 100% हम मान लें इसको, ये 100% है, तो इस 100% का अकेले 47.91% जो है कि यह खाद्य सब्सिडी पर खर्चा किया जाएगा, और इस 100% का जो है 32.08% जो है वह उर्वरक फर्टिलाइजर पर जो है कि खर्चा किया जाएगा। और इसके बाद देखते हैं एलपीजी सब्सिडी। इसी तरह से जो है कि इस पूरे 100 का 2.78% जो है वह किस पर खर्चा किया जाएगा, 2.78% ये साथियों खर्चा किया जाएगा एलपीजी सब्सिडी पर, मतलब फ्यूल जिसे कह सकते हैं। तो सब्सिडी के लिए 3F बहुत फेमस रहते हैं। सबसे पहले तो फूड, उसके बाद फर्टिलाइजर, फिर फ्यूल। तो इनमें भी सबसे ज़्यादा फूड पर सब्सिडी दी जाएगी। पूरे सब्सिडी के का जो है कि 47.19% जो है वह फूड पर है, और पूरे सब्सिडी का 38.28% जो है वह फर्टिलाइजर पर है, और उसके बाद 2.78% जो है वह किस पर है, फ्यूल पर है, एलपीजी पर है। और इसमें से ये जो उर्वरक पर है, इस उर्वरक में से अगर इसको हम 100% मान लें, तो इस उर्वरक का देखिए, अगर इस उर्वरक को मान लीजिए, ये उर्वरक का इसको हम ये जो पैसा मिला है इसको 100% मान लेते हैं, 100%, तो इस 100% का अकेले जो है कि 27% पूरे फ्यूल का, पूरे फर्टिलाइजर का 27% अकेले यूरिया पर, कितना, यूरिया पर जो है कि खर्चा करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। 27.78% पूरे फर्टिलाइजर सब्सिडी का। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए तो बजट अनुमान 2024-25 में सर्वाधिक राशि जो दी गई है वह रक्षा मंत्रालय को दी गई है। कितना दी गई है आगे अभी देखिए होगा। रक्षा मंत्रालय को आवंटित की गई है, जो समग्र व्यय का जो पूरा व्यय किया जाएगा उसका 12.9% है। किस पर, डिफेंस सेक्टर पर, जबकि सेकंड नंबर पर है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट नंबर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। अगर मंत्रालय वाइज देखेंगे तो देखिए, बजट अनुमान 2024-25 में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित राशि की तुलना में 1 लाख करोड़ रुपए जो है कि 1 लाख करोड़ रुपए, तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है कि 4.7% अधिक है। तो किस वर्ष से कितना अधिक है ये तुलना किया है। अब देखिए, मंत्रालयवार जो आवंटित राशि है उसका देख लेते हैं, फिर हमारा बजट जो है कि समाप्त हो जाएगा। देखिए, तो अभी हमने देखा कि रक्षा मंत्रालय जो है कि वित्त मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाला मंत्रालय है। कितना है ये, 6,21,940 करोड़ रुपए। कितना, 6,21,940 करोड़ रुपए है। और उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कितना मिला है, वो मिला है 2,78,000 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को मिला है 2,55,393.00 लाख करोड़। और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को मिला है, दिया गया है 2,23,323.36 लाख करोड़ रुपए। और गृह मंत्रालय को मिला है 2,19,643 करोड़ रुपए। तो यह मंत्रालयवार जो है कि आवंटन देख लिया हमने। तो इस तरह से साथियों बजट में ये मुख्य प्रावधान है और ये मुख्य तथ्य थे बजट के। तो जो हमने आपको प्रस्तुत किया, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।